जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार 96 रोजगार क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यदि आप लोग देखेंगे तो लगभग लाखों की संख्या में वैकेंसियां आने वाली हैं। कुछ और कुछ तो आ चुकी हैं। जैसे कि बात करें हम लोग यूपीपी, जो कांस्टेबल का री एग्जाम होना बाकी है, अभी तक पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। परीक्षा हुई थी जैसा कि आप लोग जानते हैं फरवरी माह में, और पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं दोबारा सुनिश्चित की गई हैं। यानी कि 60,244 पद पर पुनः परीक्षाएं होंगी। और फिर इसके बाद यदि हम लोग आपको आपको बताने चाहें तो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है साथी। इसका अप्रैल माह में भी ऑनलाइन ही शुरू हो जाएगा। और इसको देखते ही देखते पैर साथी आपका एएलपी का जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, उसका एग्जाम होना बाकी है। और इस समय जो होता है आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। तो यदि हम लोग देखेंगे पैर साथी तो पूरी तरीके से वैकेंसी लाखों की जनसंख्या में पूरी तरीके से आ चुकी है। यदि आप लोग इस बार चूक गए तो पैर साथी शायद ऐसा हो कि आपको असफलता हासिल करना पड़े, लेकिन क्या करेंगे इसी को देखते हुए हम लोगों ने यानी कि 96 रोजगार क्लासेस पर काफी अच्छी क्लास पैर साथी अच्छी क्लास की शुरुआत कर दी है। जैसा कि हम इसमें आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके, ठीक है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार यदि आपका एग्जाम हो पैर साथी तो पूरी कोशिश करेंगे कि स्टैटिक जीके का एक भी प्रश्न बाहर न जाने पाए। इसी कड़ी को हम लोग देखते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। और पैर साथी प्रश्न को एकदम इजी टू हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। जैसे जैसे प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको आनंद भी आने लगेगा पैर साथियों प्रश्न का आंसर करने में। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया क्या जाता है आप सभी के सामने। और सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और पैर साथी प्रश्न का शानदार तरीके से आंसर भी करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ अपने देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे के सामने दिया क्या गया है, पैर साथी आंसर करने का सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपसे के सामने आ चुका है। पूछा गया पहला प्रश्न कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है पैर साथी। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक एग्जाम में ये पैर साथी प्रश्न पूछा गया है और आगामी आने वाले दिनों में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे देखते हुए अब क्या करें, प्रश्न का आंसर करें। यहाँ पर लगभग की बात किया है, यानी कि लगभग कितना समय लगता है सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में। यदि प्रश्न के शानदार आंसर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न नंबर सी आंसर किए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आंसर किए, यानी कि 8 मिनट का लगभग समय लगता है। यदि एग्जैक्ट समय की बात करेंगे पैर साथी, यदि सही समय की बात करेंगे तो इसमें सही समय माना गया पैर साथी आपका 8 दशमलव पैर साथी 8 क्या हो जाता है 8 मिनट पैर साथी 16 सेकेंड क्या हो जाता है 8 मिनट कितना होता है 16 सेकेंड। ये क्या होता है एग्जैक्ट डेटा होता है, लेकिन यहाँ पर लगभग प्रश्न पूछा गया था तो आपका लगभग में 8 मिनट हो जाता है। यदि सही समय की बात करें तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। इसी तरीके से बात करेंगे हम लोग, यदि बात करें पैर साथी सूर्य से पृथ्वी की दूरी पैर साथी, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो आप प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो पैर साथी एक बार सभी साथी अगर एक प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की क्या हो जाती है, पृथ्वी की दूरी यदि आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पृथ्वी की दूरी आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रश्न के लिए आपका क्या जवाब आता है, यही हम आपका देखना चाहेंगे। प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि आपको नहीं मालूम है तो आपको मैं बता दे रहा हूं मेरे साथी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर क्या होगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो यदि लगभग बात करेंगे तो 15 करोड़ क्या हो जाता है 15 करोड़ पैर साथी क्या होता है 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, ठीक। क्या होता है 15 करोड़ क्या होता है किलोमीटर होता है। ये भी प्रश्न कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम पूछा गया, यदि इस बार पूछा जाए गलतियां नहीं करनी है। चलें इसी के साथ हम लोग चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। प्रश्न बहुत शानदार, प्रश्न बहुत लाजवाब और प्रश्न बहुत क्या हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी के आगामी आने वाले परीक्षाओं में। तो चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ इसी के साथ। और क्या करेंगे, एक बार चैनल को सभी साथी जितने साथी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। बहुत आनंद आएगा, अंतिम क्षण तक रोकेंगे नहीं मेरे साथी क्लास को, और आपकी पूरी तरीके से क्या करें सफलता में हम और हमारी टीम पूरी तरीके से क्या आपके मेरे साथी आपके साथ लगी रहेगी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपसे सामने दिया गया है, बहुत शानदार तरीके से क्लास शुरू हो चुकी है और अंतिम क्षण तक चलेगी।
जब तक आपको सफलता की प्राप्ति न हो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 आपके सामने पूछा गया है, बहुत लाजवाब प्रश्न दिया गया। प्रश्न नंबर 2 सम्मिलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, यहाँ पर पूछा गया सम्मिलित कीजिए, बताइए आपके हिसाब से आंसर तो यहाँ पर दिया ही नहीं पैसा। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया ही नहीं, लेकिन हम लोग यदि बात करें इसके बारे में, ठीक है, यदि बात करते इसके बारे में तो आपका बिल्कुल सही। यदि हम ऑप्शन बनाएं पैसा तो यहाँ पर देखिए हम अपने से ऑप्शन यहाँ पर रख रहे हैं, थोड़ा टाइपराइटर महोदय जी गलतियां किए हैं, लेकिन हम क्या करें यहाँ पर आंसर रखेंगे, यानी कि ऑप्शन रखेंगे, फिर आप लोग क्या करें ठीक करेंगे। देखिए यदि बात करेंगे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर के बारे में, तो आप लोग देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम दे रहे हैं बी, और यहाँ पर बी का हम लिखते हैं 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर बी का 2 हो जाता है, फिर उसके बाद कैसे आते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर ए के बारे में बात करते हो तो ए का आपका हो जाता है 1, और फिर उसके बाद कैसे आते हो आपका होता है सी का हो जाता है कैसे आते 3, और डी का आपका होता है कितना 4 हो जाता है ना। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यदि बी के बारे में बात करें ऐसा किसके बारे में, बी के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी के तौर पर बात करते हो आपको होता है डी। ठीक है, डी के सामने यहाँ पर 2 लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद पैसा आती है यहाँ पर लिखा जाएगा बी के सामने यहाँ पर लिखा जा रहा है कितना पैसा आती है 1 लिखा जा रहा है, और सी के सामने यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना पैसा आती है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 4, और जबकि यहाँ पर पैसा आती है अब आपका बचा का ए के सामने हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, एक सामने हम यहाँ पर लिख दे रहे कितना 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने लिखा गया। फिर उसके बाद सी के बारे में बात करते हैं, पैसा आती क्या किसके बारे में, सी के बारे में बात करते हैं, तो आपका हो गया कितना बी, यहाँ पर लिखा है बी के सामने होता है 2, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं पैसा किसका, बी के सामने क्या लिख दें, बी के सामने हम 2 लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करेंगे तो एक सामने क्या लिखना पड़ेगा, एक सामने हम यहाँ पर लिख रहे हैं कितना 1। ठीक, क्या लिख दे रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं, और फिर उसके बाद ऐसा आती है हम इसके बाद 6 सामने कितना लिख दे रहे हैं, तो 6 सामने हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना, 6 सामने यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना 3 पैसा आती है। ठीक, कितना, और फिर उसके बाद एक सामने हम यहाँ पर देखें, फिर उसके बाद डी बचा ना, तो डी के सामने हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दे दिए गए, और चौथे ऑप्शन के बारे में बात करते तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं चौथा ऑप्शन यानी कि डी के तौर पर, तो यहाँ पर डी के सामने कितना लिखा जा रहा है पैसा आती है 4 लिखा जा रहा है, और फिर एक सामने यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1, और फिर उसके बाद सी के सामने हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक सामने कितना लिखेंगे पैसा आते हो, तो एक सामने आपको मिलता है कितना 3। अब आप ऑप्शन का चुनाव करिए, आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट ऑप्शन चुनेंगे, आप बताइए पैसा आते। देखिए यदि बात करें सही सम्मिलित की पहचान करना है आपको, तो आपको देखिए यहाँ पर देखें ग्रह के बारे में बात करते हैं, तो जो ग्रह होते हैं पैसा आते आपका क्या होता है, यदि ग्रह के बारे में बात करेंगे तो ग्रह आपका क्या होता है यूरेनस का होता है, यूरेनस होता है, यानी कि 1 का क्या होता है पैसा थी वो होता है कितना 2, और फिर उपग्रह के बारे में बात करते हैं यानी कि चंद्रमा हो जाता है, क्या होता है चंद्रमा आपका उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, कभी भूलेंगे नहीं पैसा थी। और फिर कुछ तारा के बारे में बात करते हैं हैली हो जाता है, और जबकि पैसे कृत्रिम उपग्रह के बारे में बात है मैरिनस होता है, कौन सा होता है मैरिनस होता है। आइए तो चुनते हैं कि कौन सा आपका राइट होता है, यदि देखेंगे तो ए का क्या होता है 2 होता है, देखिए ए कहीं पर दिया गया 2, ए कहीं पर तो 2 यहाँ पर बात करेंगे। यदि राइट आंसर के बारे में तो कुछ यहाँ पर गलतियां हुई हमें ऑप्शन रखने में, लेकिन आप गलतियां नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ हम बदल देना। ठीक है, यहाँ पर ए के सामने कुछ लिखना पड़ेगा, यानी कि ए के सामने यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ए कहीं पर 2 दिखाई दे रहा, ए कहीं पर 2 दिखाई यदि दिया हो तो आपका वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा, परफेक्टली क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बदल दे रहे हैं ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर क्या बदल दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे अच्छी तरीके से क्या करेंगे चुनाव करेंगे, क्योंकि प्रश्न का जवाब ही को सभी प्रश्न का जवाब देने में बहुत मजा आएगा ऐसे ऐसे प्रश्नों का। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए, और फिर उसके बाद बी के यदि बारे में बात करते हैं, बी आपका क्या होता है उपग्रह यानी कि बी का 1 यहाँ पर दिया गया बहुत सही। फिर सी का क्या 4 होता है, सी का 4 यहाँ पर दिया गया है, और डी के बारे में बात करें डी का कितना होता है 3, किसमें दिया गया है डी का 3 यहाँ पर यदि बात करें बहुत सही, यहाँ पर डी का क्या करेंगे 3 बना लेंगे, कितना हो जाता है डी का आपका होता है 3 हो जाता है ना, कितना हो जाता है 3 हो जाता है। बहुत परफेक्टली आंसर करेंगे साथी, बहुत लॉजिकल प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अब जब पूछे जाएंगे तो शानदार तरीके से
से क्या करेंगे, आंसर आप लोग करेंगे। यदि इस ऑप्शन के तौर पर बात करते हो, आपका राइट आंसर कौन सा होगा साथी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा, बी। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी ऐसे मतलब बी को लॉक किए ओपन स्थान पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर किए हैं, और जितने विद्यार्थी प्रश्न का गलत ऑप्शन चुने हो, क्या करें, प्रश्न को अच्छी तरीके से नोटबुक में क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। प्रश्न बहुत लाजवाब है, प्रश्न बहुत क्या होता है, शानदार हो जाता है। आइए चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग। आज के सेशन का प्रश्न नंबर 3 आपसे सामने क्या था, शानदार शानदार प्रश्न लिए गए, मेरे साथ ही बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग परिकल्पना होती है, आप लोग जानते होंगे कि बिग बैंग परिकल्पना की वजह से ही साथी पृथ्वी का विकास हुआ और यहाँ पर जीव क्या हुए, उपस्थित हुए। ठीक है, बिग बैंग परिकल्पना आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़े होंगे। और वो यहाँ पर पूछ रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, यानी कि बिग बैंग यह क्या बताता है कि किसका उद्भव, किसका विकास हुआ था। तो आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर आएगा ब्रह्मांड। क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा। यानी कि जितने भी विद्यार्थी क्या किए, सी ब्लॉक किए और बिल्कुल सही आंसर किए, एकदम परफेक्ट आंसर किए। प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाता है, सी हो जाता है, बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर है। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, क्या करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। सभी समस्याओं का समाधान हम लोग क्या करेंगे, सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल क्या होगा, आपका सी का और 3 का सी बिल्कुल परफेक्टली आंसर होगा। जितने विद्यार्थी 3 का सी बताए हैं अपने स्थान बिल्कुल सही आंसर किए। आइए चलते बैठा किसकी तरफ, 4 की तरफ। देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी से बताना पड़ेगा आपको बिल्कुल शानदार तरीके से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है भैया, क्या बताइए, मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना पड़ेगा आपको एकदम शानदार तरीके से। बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या होगा, आप सभी के हिसाब से सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर करेंगे कि आप सभी के हिसाब से क्या होगा, प्रश्न का एकदम सही तरीके से आंसर। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि प्रश्न का एकदम परफेक्टली आंसर क्या होगा। साथी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही तरीके से क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं बिल्कुल सही आंसर के बारे में। देखिए क्या पूछा गया है, तो बिल्कुल सही आपका आंसर क्या आएगा, बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4 का आप सभी के हिसाब से क्या होगा, राइट आंसर पे साथी बताना पड़ेगा आपको एकदम शानदार तरीके से, एकदम राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, बिल्कुल से बताएंगे वैधानिक अधिकार भैया, क्या हो जाता है, एक वैधानिक अधिकार हो जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी क्या किए, बी को लॉक किए, वो बिल्कुल सही आंसर किए। प्रश्न बहुत शानदार हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है भैया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। इस बार यदि यूपीपी कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं, जो 2000 साथी आपका इसी यानी कि 24 पेपर हुआ फरवरी माह में, तो इसमें एक प्रश्न बहुत नॉर्मल सा पूछा गया था, विद्यार्थी गलतियां भी किए थे। उसमें पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है भैया, यही प्रश्न पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा गया था। ये पूछे गए एकदम डाटा के बेस पर हम बता रहे हैं आपको। ये ईपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अधिकतर विद्यार्थी गलतियां किए हैं, और गलतियां किए थे क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीकी रखे गए थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और ये भी प्रश्न पूछे गए थे। आपका बिल्कुल सही तरीके से यदि जवाब आप लोग इसका जवाब जानते होंगे तो क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी के हिसाब से क्या होगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथी, तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। आपका बिल्कुल सही आंसर क्या 26 क्या हो जाता है, 26 नवंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, 26 नवंबर हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और पूछे जाने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है ना। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। साथी प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाने की संभावना भी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करें, नोट डाउन करेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आज पहली क्लास है, थोड़ा क्या करेंगे, नॉर्मल चलेंगे, फिर उसके बाद जैसे 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 पैसा क्लास की वेटेज बढ़ती जाएंगी, वैसे से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास चलेगी। ये आपका समझ लीजिए कि एक मतलब कि एक बेसिक क्लास है, ताकि बेसिक क्लास ये हो जाती है कि एकदम लॉजिकल प्रश्न है, एकदम नॉर्मल प्रश्न है। यदि इसका आप लोग जवाब दे लेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न आप सबके सामने आ रहे हैं, यदि इसका जवाब देंगे तो आगामी आने वाले प्रश्न दिनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और काफी विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे इसी प्रश्नों का शानदार तरीके से आंसर के साथ। आइए चलते हैं इसकी तरफ, प्रश्न 5 की तरफ।
आज के सेशन का प्रश्न नंबर 5 आपसे सामने क्या आता है बताने का प्रयास करें। प्यारे साथी देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। क्या लाजवाब प्रश्न भैया, इससे बेहतरीन प्रश्न क्या हो सकता है बताइए। आप लोग जानते होंगे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। यदि बात करते हैं ना अनुच्छेद 32 के बारे में भैया, किसके बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं तो संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा भैया, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी हो जाती है। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा तो आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा अनुच्छेद 32 को। किसने, किसको कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। किसने कहा तो आप लोग बताएंगे और आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठाकुर दास भार्गव के बारे में बात करते हैं भैया, ठाकुर दास भार्गव के बारे में बात करते हैं तो प्रस्तावना, देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है, प्रस्तावना है भैया। अनुच्छेद 32 में क्या है, प्रस्तावना है ना। अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, प्रस्तावना हो जाता है। तो प्रस्तावना को किसने संविधान का आत्मा कहा तो आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा ठाकुर दास भार्गव। बच्चे गलतियां करते हैं। यदि प्रश्न पूछा गया आपसे, यदि प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा तो आपका एकदम सही जवाब आएगा, आपका ए जवाब आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को किसने संविधान का आत्मा कहा तो आपका जवाब आएगा ठाकुर दास भार्गव। क्या आएगा, ठाकुर दास भार्गव आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, संविधान का आत्मा। क्या लिखेंगे, संविधान का आत्मा लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का आत्मा किसने कहा। एक प्रश्न एकदम लॉजिकल हो जाते हैं, प्रश्न काफी शानदार हो जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया, इस बार यदि पूछा जाएगा एकदम क्या करें, शानदार तरीके से आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। यदि बात करते हैं इसके बारे में तो यन एक पाली का वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने विद्यार्थी प्रश्न नंबर 5 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, डी होगा भैया। कौन सा होगा, डी होगा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, देखिए प्रश्न बने हैं ना, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा तो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा परिचय पत्र। देखिए यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा तो आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा यन ए पालिका वाला। बिल्कुल सही आंसर होगा डी प्रश्न नंबर 5 का। तो बिल्कुल सही तरीके से क्या करेंगे, आंसर करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हुई क्या करेंगे प्यारे साथी, लाइक करते रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर भी करते रहेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रश्न नंबर 5 का। आइए चलते हैं 6 की तरफ। हम लोग आज के सेशन का प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि आज के सेशन का प्रश्न नंबर 6 क्या दिया जाता है आपसे सामने। देखेंगे यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। बहुत शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा गया था इस बार यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम में, तो क्या करेंगे इसका बेहतरीन तरीके से आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत लाजवाब हो जाए। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833। जवाब देने का प्रयास करेंगे बिल्कुल सही तरीके से, एकदम सटीक तरीके से आपका क्या आंसर आने वाला है। सभी साथी क्या करेंगे, एक बार जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सभी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन को टिक कर दिया जाए कि बिल्कुल सही हो जाए प्रश्न नंबर 6 का, बताने का प्रयास करेंगे साथी। बिल्कुल सही तरीके से आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 6 के लिए। आइए देखिए यदि इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इसके बारे में प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। एकदम पेन और कॉपी लेकर रेडी रहेंगे। जैसे ही हम इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे वैसे ही आप क्या करेंगे, आंसर इसका क्या करेंगे साथी, नोट डाउन करते रहेंगे। इसी प्रश्नों को एकदम सॉल्यूशन के साथ नोट डाउन करते रहेंगे। प्रश्न बहुत लाजवाब हो जाता है, एकदम शानदार, एकदम सटीक और एकदम परफेक्टली आप क्या करेंगे, आंसर भी करते रहेंगे। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब प्रश्न हो जाते हैं साथी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपके बिल्कुल सही बताएंगे, आपको बिल्कुल सही आंसर बताने का प्रयास करें प्यारे साथी। बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करते रहेंगे आप लोग कि बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, चार्टर एक्ट 1833 क्या हो जाता है, प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा गया है आपकी प्यारे साथी, आपकी
एग्जाम में, यानी कि यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में। देखिए यदि प्रश्न पूछा जाएगा किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया का चाय व चीन के साथ व्यापार का अधिकार समाप्त किया, आप लोग बताएंगे चार्टर एक्ट 1833। आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। देखिए चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया, बंगाल का बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया, के पद को समाप्त करके भारत का, ठीक है, करके भारत का पैसा थी, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। ये प्रश्न देखिए, जनरल बनाया गया। ये प्रश्न पूछेंगे भैया, यदि अब पूछे जाएंगे तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, एकदम शानदार तरीके से क्या करेंगे, जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न यदि पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत, हमारी बात को इसी तरीके से सुनेंगे, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, तो बिल्कुल सही बताएंगे साथी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और इस समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और क्या बनाया गया साथी, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यदि हम आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, एकदम सटीक, एकदम लाजवाब। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना चाहिए। प्यारे साथी, यदि आप लोग शानदार विद्यार्थी हैं, बिल्कुल जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार माता पिता के सपने को साकार करना है, तो जवाब देने का प्रयास करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आइए इसी कड़ी के साथ चलते हैं आगे, और बंगाल के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आगे वीडियो में बहुत शानदार तरीके से एकदम एक्सप्लेन करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा रहेगा नहीं जो आपको मालूम न हो, ठीक है। वादा करता हूं कि पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा वीडियो ये लंबी नहीं होगी, इसलिए पैसा तो थोड़ा यहाँ पर कम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 6 के बाद आपका आएगा 7 प्रश्न नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या पूछा जाता है, आप सभी से पूछा गया कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है भैया। बहुत सही, क्या लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पर देखिए वेद से प्रश्न पूछे गए, आप सभी से पूछा जाएगा। यदि प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद बताइए, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद भैया कौन सा हो जाता है, सबसे पुराना वेद आपका हो जाता है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद आपका हो जाता है ऋग्वेद हो जाता है भैया, ठीक। कौन सा वेद हो जाता है, ऋग्वेद हो जाता है। यदि बात किया जाएगा साम वेद के बारे में, साम वेद के बारे में, इसमें संगीत का वर्णन मिलता है ना, किसका, संगीत का इसमें वर्णन मिलता है भैया, किसका, संगीत का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद को पढ़ने वालों क्या कहा जाता है, जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे होत्री कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, उसे होत्री कहते हैं। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी ध्यान करो, क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। प्रश्न बहुत लाजवाब है, प्रश्न बहुत शानदार है। और अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। जादू टोना का वर्णन इसमें किया गया ना, जादू टोना भैया, क्या आप लोग जानते हैं ना, जादू टोना, जादू टोना आपको किसमें मिलेगा, इसी वेद में मिलेगा ना, किसमें, इसी वेद में मिलेगा, यानी कि अथर्ववेद में मिलेगा। किसमें मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा। लेकिन यदि प्रश्न पूछे गए हैं कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो आपका एकदम सही जवाब आएगा, एकदम परफेक्टली जवाब आएगा। कौन सा वेद आपका होता है, अथर्ववेद हो जाता है ना, कौन सा वेद होता है, अथर्ववेद हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, एकदम परफेक्टली तरीके से, बहुत सही तरीके से क्या करें, याद करें भैया। यदि बात करते हैं किसके बारे में, यदि ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, तो इसमें यदि मंडल संख्या बारे में बात करते हैं तो 10 मंडल हो जाते हैं ना, कितने मंडल, 10 मंडल हो जाते हैं भैया, कितने मंडल, 10 मंडल हो जाते हैं। और 1028, कितना, 1028 सूक्तियां हो जाती है भैया, कितना, 1028 क्या हो जाती है, सूक्तियां हो जाती हैं। एकदम ओरिजिनल डाटा के बेस पर आप सभी को बात बता रहा हूँ, क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में समस्या हो तो क्या करेंगे, कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम सही, एकदम सटीक क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं किसकी तरफ, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, और गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्या पूछा गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। रामायण के अनुसार डैश 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 का दूसरा नाम क्या है, यानी कि जो रामायण के रचयिता हो जाते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो आपका बिल्कुल सही तरीके से जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, वाल्मीकि आएगा, क्या आएगा,
वाल्मीकि आएगा भैया, वाल्मीकि आएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे रामायण, रामायण किस भाषा में लिखा गया है, रामायण किस भाषा में लिखा गया भैया, आइए जवाब दीजिए किस भाषा में लिखा गया है। तो क्या जवाब आएगा आपका, रामायण किस भाषा में लिखा गया, आपका आंसर आएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया भैया। क्या लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया, फारसी में अनुवाद किसने किया, आपसे पूछा जा सकता है भैया, पूछा जा सकता है ना। जब पूछा जा सकता है तो इसका आंसर करिए आप। यदि आपसे पूछा जाएगा कि फारसी में अनुवाद किसने किया, आपका आंसर आएगा बदायूनी। क्या आएगा, बदायूनी आएगा भैया। क्या आएगा, बदायूनी आपका क्या होता है, इसका परफेक्टली आंसर होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो रामायण होता है, इस रामायण किस भाषा में लिखा गया, आपका आंसर आएगा संस्कृत भाषा में। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा बदायूनी। क्या आएगा, बदायूनी आपका एकदम क्या आएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। देखिए यदि बात करते हैं कि फारसी में अनुवाद, देखिए इसके लिए क्या किया गया था, फारसी अनुवाद संग्रहालय की एक स्थापना भी किया गया था। ठीक है, फारसी अनुवाद संग्रहालय की एक स्थापना किया गया था। यदि बात करते हैं किसके शासनकाल में किया गया था, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए फारसी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भैया। ठीक है, फारसी भाषा अनुदान अनुवाद ठीक है, फारसी भाषा अनुवाद संस्थान की स्थापना किया गया था भैया। क्या, संस्थान की स्थापना भी किया गया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो एकदम सही जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, किसके, ठीक है, किसके भैया, ठीक है, अच्छी तरीके से नोट डाउन करें, किसके शासन काल में किया गया था, शासन काल में किया गया। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसके लिए आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा मेरे साथी, आपका इसके लिए बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या हो जाता है, आपका हो जाता है क्या, अकबर। क्या हो जाता है, अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में साथी, अकबर के शासन काल में फारसी भाषा अनुवाद संग्रहालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, अकबर के शासन काल में। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, वही प्रश्न आपको बताना मैं चाहता हूँ। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन था भैया, क्या पूछा गया, यह प्रश्न पूछा जाएगा इसका अध्यक्ष कौन था, इसका फारसी भाषा अनुवाद संस्थान का अध्यक्ष कौन था, तो बिल्कुल सही जवाब आएगा, इसका अध्यक्ष हो जाता है अबुल फजल। क्या हो जाता है, अबुल फजल क्या था, इसका अध्यक्ष था। अबुल फजल क्या था, इसका अध्यक्ष था। इसके बारे में जानते हैं। आईने ए अकबरी के लेखक है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे सही प्रश्नों को। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि 9 की तरफ देखेंगे हम लोग। आज के सेशन का अगला प्रश्न पूछा गया है, बताने का प्रयास करेंगे। पूछा गया आप सभी से अगला प्रश्न, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बिल्कुल सही, ये तो एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर दिया कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब जाकर आंसर करेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा क्या था, बुध। बिल्कुल सही हो जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला, बिल्कुल सही, शुक्र हो जाता है। सौरमंडल का मंदगत गति वाला ग्रह मंगल तो नहीं भैया, मंगल नहीं, यानी कि यही प्रश्न आपका क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। प्रश्न एकदम क्या हो जाता है, प्रश्न का डी क्या होता है, बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर हो जाता है। यदि बात करते हैं सर्वाधिक मंद गति वाला, तो आपका होता है वरुण। क्या होगा, वरुण होगा, मंगल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रिय साथी यदि बात करते तो आज के सेशन में कितने प्रश्न लिए गए थे, 9 प्रश्न लिए गए थे। और यदि सेशन आपको अच्छी लगी, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, वैसा भी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो आपके साथ में लाता रहूंगा। और मिलते हैं आप सभी से आगामी नेक्स्ट दिनों में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे शेर सैनियों को मेरी तरफ से जय हिंद।